हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मेरे प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सभी का वेलकम करता हूँ आज क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। आज बच्चों हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर जो 3 है फिजिक्स का, वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। और ये लाइट चैप्टर के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे नहीं और इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है। ये स्टार्ट होता है चार्ज से। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, चार्ज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। आपने क्लास 9th के अंदर मैटर चैप्टर पढ़ा है। मैटर क्या होता है ये भी आप जानते हैं। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड देयर ओन मास। ठीक है, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसी को कहते हैं मैटर। उसी मैटर से अब चार्ज को हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो कहाँ से एसोसिएट होती है, मैटर से। ठीक है, किसी भी चीज़ से हो सकती है, वो मेटेलिक होगा, दैट मीन्स मेटल हो सकता है। ठीक है, चार्ज कहीं से भी एसोसिएट हो सकता है, किसी भी बॉडी से चार्ज बहेगा। किस फॉर्म में बहेगा वो हम आगे समझेंगे। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा। द चार्ज, किसी बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज कब कहेंगे, जब वो चार्ज को क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, चार्ज को नहीं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन को अपने क्या करेगा, लूज कर देगा, किसी को दे देगा, तो उसको कहेंगे वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज वो चार्ज होता है जो बॉडी, तो जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसको गेन कर लेता है, उसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप इसको तो जानते होंगे, सोडियम होता है इसका Na। हमने कहा इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, किसी को देता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो ये पॉजिटिव ऐसे बना लेगा Na+। इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया और अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले आया। दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज कर दिया, तो अपने ऊपर इसने पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मैंने Cl ले लिया, क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया और बना लिया अपने आप को Cl पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, Cl निगेटिव। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जब बॉडी या फिर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो अपने ऊपर कैसा चार्ज लाती है, नेगेटिव चार्ज लाती है। ठीक है, समझ में आया, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट की बात करते हैं भाई, तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है, चार्ज का फॉर्मूला भी होता है। उससे पहले हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि चार्ज 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, ये मैंने पढ़ा चार्ज, एक होता है नेगेटिव। अगर ऐसा होता है, ये तो आप जानते होंगे कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं भाई, ये अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसा यूनिट को पढ़ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे,
जो कि आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या होगी, प्रॉपर्टी। चार्ज की एक प्रॉपर्टी है क्लास 10th लेवल पे जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन चार्ज। क्वांटाइजेशन SA होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है क्वांटा मीन्स पैकेट। किसका पैकेट, चार्ज का पैकेट, और किसी चीज का चार्ज का पैकेट। दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट चार्ज exist in nature, exist in nature is the charge of an electron, ठीक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो चार्ज जो स्मॉलेस्ट चार्ज को कैरी करके रखे अपने पास, उसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैकेट्स, ठीक है। इसका होता है चार्ज बनाने की प्रक्रिया, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। और उसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी, द स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है क्या, 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, ठीक है, क्लियर है, इतना हो गया। अब हम लोग चार्ज की असाइनमेंट तो पढ़ लिए लेकिन फॉर्मूला नहीं पढ़े। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू ये पढ़ते हैं, Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है। ये N क्या है, N है भाई ये आपका नेचुरल नंबर है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। आप चार्ज को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उस चार्ज की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सपोज करो आपने 1.6 लिया, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 to the power -19 कूलम, ऐसे हो जाएगा। मतलब उसकी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और चार्ज का मास भी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। चलो, करंट क्या होता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय करंट। चलिए देखिए, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ rate of flow of an electric charge through any cross sectional area of an conductor. It is defined as the rate of flow of an electric charge through any cross sectional area of an conductor, या फिर ऑफ एन मेटेलिक सरफेस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मेटेलिक सरफेस भी हो सकता है, मेटेलिक। करंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है उसकी थिकनेस क्या है, उसकी क्या थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, तो जहां से करंट जा रहा होगा उसकी क्या थिकनेस है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन कंडक्टर। क्लियर है, इसका फॉर्मूला होता है
करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू आई बाई टी। क्या है कर रहा हूँ भाई, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ पर लिखा है ना रेट, जब रेट की जब बात की जाए तो समझ लीजिए यहाँ पर टाइम, पर यूनिट टाइम की बात की जाती है। ठीक है, तो यही से हम एक चीज डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, तो मैं इसको यही से डिफाइन कर सकता हूँ, इसी फॉर्मूले से डिफाइन कर सकता हूँ। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज ट्रेवल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब एक कूलम्ब ऑफ चार्ज एक सेकंड में जाता है, उसी को 1 एम्पियर कहते हैं। किसी कंडक्टर की हेल्प से एक कूलम्ब ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ट्रेवल करता है, उसी को 1 एम्पियर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। क्लियर हो गया, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब यहाँ से लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, तो एक और फॉर्मूला यहाँ से बन गया एन ई बाई टी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस क्यू इज इक्वल्स टू एन ई पिछले वाले टॉपिक से मैंने उठा के यहाँ पर रखा, तो आई इज इक्वल्स टू एन ई बाई टी हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। आ जाओ एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, दोनों टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में भाई न्यूमेरिकल तो भर भर के है। ठीक है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को मतलब बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है। जब भी उनसे पूछो कौन सा चैप्टर आपको नहीं आता क्लास 10 में, वो सीधा कहेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी। उनको मतलब टफ लगता है, पता नहीं क्यों, बट कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई कि आपको ये चैप्टर इजी लगने लगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ में आने लगे, इसी तरह पढ़ेंगे। ठीक है, स्मूथली। एक न्यूमेरिकल लेके आते हैं, चलो। वो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा होगा, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर flows through a circuit for 2 minutes. Find the amount of charge that flows through the circuit. ठीक है, उस सर्किट से कितना क्या कह रहा है, चार्ज आपको क्यों फाइंड करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड करिए, जो भी गिवन दिया हो उसको लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, भाई हमको करंट मिल गया। अब एक बात बताइए, हमको करंट दिया है मिली एम्पियर में, चाहिए किस में, एम्पियर में, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और एक और यहीं पे बात बता देते हैं, अगर 1 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, तो वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, मुझे ये वाली कंडीशन लगानी होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर। क्लियर हो गया, ठीक है, मुझे करंट मिल गया। आगे बढ़ते, थ्रो अ सर्किट फॉर 2 मिनट। 2 मिनट दैट मीन्स हमको टाइम दिया हुआ है, टी कितना है, 2 मिनट। अब हमको इसकी एसआई यूनिट क्या है, सेकंड, उसकी यूनिट में चेंज करना होगा ना भाई, तो 2 मिनट को क्या करेंगे, 2 इंटू 60 कर देंगे, दैट मीन्स 120 सेकेंड हमको मिल जाएगा। क्लियर हो गया, तो क्या रहा है, फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमको चार्ज को फाइंड करना है, दैट मीन्स क्यू फाइंड करना है। क्या इन तीनों में से किसी का रिलेशन बन रहा है, बन रहा है भाई। अभी तो बढ़ के आए हम लोग, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है करंट के अंदर। ठीक है, यहां से क्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। करंट कितना है, करंट है 150 इंटू 10⁻³ और इंटू में 120। क्लियर हो गया, यहाँ से चार्ज कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 5 हो गया 60 आपका। ठीक है, 6 कैरी चली गई,
12 बन गया 12, 12 प्लस 6 आपका 18 हो गया। दैट मीन्स वहाँ यहाँ पर 18 हो गया। क्लियर है? ये वाला जीरो और ये वाला जीरो लगा देते हैं, इंटू 10⁻³ क्लियर है? दैट मीन्स इतना क्या है, चार्ज है, और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो आप आगे C लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। चलो, a total of total charge of 6 into 10 to the power 46 electron flows through a current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 seconds. Find current. आपको उस कंडक्टर से क्या कितना करंट जा रहा है आपको ये फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन को करते हैं रीड अच्छे से और उससे गिवन को निकालने की कोशिश करते हैं। गिवन क्या है, द टोटल चार्ज, आपको टोटल चार्ज गिवन है। क्या गिवन है आपको, टोटल चार्ज, दैट मींस n आपको गिवन है। ठीक है, अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, q इज इक्वल्स टू एन ई, आपको n गिवन है तो n को लिखते हैं, कितना दिया है भाई, टोटल चार्ज, दैट मींस 6 इंटू 10⁻46। अगर n गिवन है दैट मींस आपको q गिवन है। ठीक है, q इज इक्वल्स टू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो कूलम्ब में देना चाहिए। चलो आगे का रीड करते हैं। फ्लोज थ्रू a current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 seconds. टाइम दे दिया आपको 20 सेकेंड। ठीक है, बस बोल दिया फाइंड करंट। तो आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए अभी तक, जितने टॉपिक पढ़े दो फॉर्मूले पढ़े। q इज इक्वल टू एन ई पढ़ लिया, इसको स्मॉल के से करते हैं, q इज इक्वल टू एन ई पढ़ लिया, और एक पढ़े I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। तो मैं इसको एन ई बाई टी लिख सकता हूँ। मुझे फाइंड करना है करंट, दैट मीन्स I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, या क्यू नहीं n गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आपको गिवन है 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, मतलब उसका मास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब, और टाइम आपको 20 सेकेंड गिवन है। ये यहाँ से I को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट को करता हूँ शिफ्ट, तो हो जाएगा 6 इंटू 16 10⁻, सॉल्व कर लेते हैं, 46 माइनस 19, 16 माइनस 9, दैट मीन्स 7, 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2, 27, 10⁻27 हो गया, और नीचे आपका 200। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो कट कर लेते हैं भाई, 2 टेबल से ये 100 टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, उसके बाद ये 52 से ये 8, 25, ये 4। ठीक है, और कुछ तो कट नहीं रहा, तो ये हो गया आपका 12/25 इंटू 10⁻27। ठीक है, अब आप इसको पॉइंट में ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पॉइंट में ले जाते हैं, 25 को डिवाइड कर देते हैं 12 से, 0.4,
0.4 टाइम्स हो गया भाई, यहाँ पर हुआ आपका 20, ठीक है, पॉइंट लगा, 0 लिया, 0.48, 0.48 समथिंग, 10⁻27 एम्पियर, ये आपका आई आ गया भाई। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, इरेज करें इसको। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट दिस इज अ वर्क डन। इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट वोल्टेज होती है, अभी बताएंगे। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये एक तरीके का वर्क डन है। ठीक है, एक तरीके का वर्क डन है जो पर यूनिट चार्ज होता है, पर यूनिट चार्ज। तो उसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the amount of work done, when a unit charge, that means 1 coulomb of charge is moved from one point to another point, क्या बोला भाई मैंने? कह रहा है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं, एक वर्क डन है जो व्हेन अ यूनिट चार्ज मींस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज हो, दैट मींस उसका वर्क डन जो मूव कर रहा है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, V क्या है? V क्या है? वर्क डन है। ठीक है, जब उसका चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब। जब उसका चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब, दैट मीन्स V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इसकी वोल्ट होती है। ठीक है, उसको V से डिनोट भी करते हैं, इसको डिनोट भी V से करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट भी वोल्ट होती है। अब इसको वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होता है? क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट डू मीन बाई 1 वोल्ट, फिर उसको हम रटेंगे थोड़ी ना, हम लोग यहीं से इसको डेफिनेशन से ही निकालेंगे, मतलब दैट मीन्स फॉर्मूले से। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन अ amount of work done when a unit charge is 1 coulomb through a conductor from one point to another point, बस हो गया 1 वोल्ट। 1 वोल्ट is defined as when amount of charge in unit charge, पर यूनिट चार्ज इसको कहेंगे, जिसको 1 कूलम्ब कहते हैं, और इसको जूल में कहते हैं भाई, जूल में। ठीक है, तो V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। तो उसको डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन अमाउंट 1 जूल वर्क डन इज कंप्लीट इन अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। उसको क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, टॉपिक भी पढ़ते जाएंगे और उस पर बेसिस न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, इसी में एक वर्ड आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी में एक वर्ड आता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि मैंने अभी डिफाइन किया, जो 1 वोल्ट डिफाइन किया, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देख लीजिए, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? पोटेंशियल में चेंज इन डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स वी इज इक्वल टू 1 जूल
अपॉन 1 कूलम, अभी मैंने डिफाइन किया है 1 वोल्ट, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन है आपका, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग a charge of 3 coulomb across 2 point having a potential difference 15 वोल्ट। ठीक है, 15 वोल्ट। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ सिंबल्स पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए भी हुए हैं, उन्हीं को सिंबल्स को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे क्या क्या उसका वर्क होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को कर लें फिर उसके बाद। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, आपको मतलब चार्ज गिवन है, दैट मींस q इज इक्वल्स टू 3 कूलम आपको गिवन है। कह रहा है अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट, दैट मींस v भी आपको गिवन है 15 वोल्ट। आपको कह रहा है वर्क फाइंड करो भाई, वर्क। तो अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़े, v इज इक्वल्स टू w बाई q, ये तो पढ़ा है। चलो तो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। W कितना है? अच्छा W ही फाइंड करना है, ओके। तो W इज इक्वल्स टू V या फिर QV कह सकते हैं, Q इंटू V। तो आपको Q कितना है 3 और इंटू V दैट मीन्स 15। तो आपको 15 45 आ गया। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, जूल, जूल होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये है आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ सिंबल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन जो बहुत काम आती हैं पहचानने में। सबसे पहले बैटरी, बैटरी या फिर उसको सेल भी कह सकते हैं, सेल। ठीक है, सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे, ये जो बड़ा वाला स्टिक होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो छोटा वाला स्टिक होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, यही से एक और टॉपिक पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑफ छूट गया। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है। दैट मीन्स जो करंट होगा, जो आपका करंट आई होगा, वो फ्लो किधर करेगा? वो पॉजिटिव टर्मिनल से, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ट्रेवल करेगा। क्लियर हो गया? ये होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है, या ध्यान रखिए। इसलिए जब इसको एक और कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है तो उसको कहते हैं लोअर पोटेंशियल से, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ट्रेवल करता है। अभी पोटेंशियल मैंने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उसी तरह जब करंट की बात करेंगे तो ये हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, चाहे आप इससे याद रखिए या फिर इससे। क्लियर है? ओके, चलो सेल तो समझ गए। अब समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन सेल का मतलब
सेल के ढेर ढेर सारे कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग सीरीज और पैरेलल में पढ़ेंगे। जैसे समझ लीजिए ये देखिए, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये है आपका कॉम्बिनेशन। मतलब एक एक उसमें एक वायर के अंदर कितने सेल हैं उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, पहले आप सिंबल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए उसके बाद। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद ओपन की। ओपन की कैसे रिप्रेजेंट होती है भाई, ऐसे। ये आपका ओपन की का रिप्रेजेंटेशन है, दैट इसको आप स्विच भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्विच ऑन हाँ ओपन का है, मतलब जब स्विच ऑफ रहेगा तब। ठीक है, क्लोज्ड, क्लोज्ड का कैसे रहता है, जब बीच में डॉट आ जाती है तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है, ये भी स्विच, ये क्लोज्ड है। जब आप स्विच को ऑन कर देते हैं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का वर्क क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर द वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, वही होता है वोल्ट मीटर। और एक होता है एम मीटर, पहले इसकी रिप्रेजेंट देख लेते हैं। ये होती है वोल्ट। ठीक है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद होता है एम मीटर। एम मीटर क्या होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। ये डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है, उसी को कहते हैं एम मीटर। और ये सीरीज में जोड़ा जाता है भाई इसको। ठीक है, ये याद रखना, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और भी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, आप वहां से उसको रीड कर लीजिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट थी मैंने उसको बता दिया। क्लियर है। एक होती है रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट होती है, इसका वर्क क्या होता है, पहले देख लो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ऐसे आएगी, एक रेजिस्टेंस वायर रहता है और इसको 20 ऐसे कट कर देती है। 20 क्या कर देती है, इसको कट कर देती है, तो उसी को रियोस्टेट करता है। इसका भी वर्क एज अ रेजिस्टेंस ही रहता है, बट ये रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस कर देती है, मतलब रेजिस्टेंस को आगे पीछे चेंज कर सकती है। जैसे 5 ओम का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की असाइनमेंट ओम होती है, अभी हम आगे बात करते हैं। तो रियोस्टेट क्या करता है, इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। जब आप फिजिक्स लैब के अंदर जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसका ये स्टैंड होता है, ऐसे रखी हुई होती है, और ये अंदर, इसके अंदर कॉइल होती है, कॉइल। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे रहता है, यहाँ पर एक प्लग होता है जिसको हम आगे पीछे करके इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। दैट इज द डिवाइस ऑफ रियोस्टेट, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बल्ब का भी सिंबल होता है, देखो भाई, बल्ब का सिंबल ऐसे होता है, ये होता है बल्ब का सिंबल। क्लियर है। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, SCIRCUIT। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है जिसकी हेल्प से
जिसकी हेल्प से करंट जो होता है अपने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक दौड़ता है, ट्रेवल करता है, और फिर एक जहां पे बल्ब एक अटैच होता है उस बल्ब को जला देता है। ठीक है, उसको ऐसे डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज छोड़ो, इट इज द क्लोज्ड एंड continuous path through which इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है। क्या करता है? फ्लो करता है। बस इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। यहीं फुल स्टॉप कर दो। इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। अभी मैंने बताया ना ओपन और स्विच, ऐसा स्विच बताया ना, उसी तरह अभी इसको एक फिगर से समझते हैं। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ठीक है, जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे, मतलब सर्किट को ओपन कर देंगे, करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगी, स्विच ऑफ होगा, तो उसको कहेंगे ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट किस, जब उसमें करंट बहेगी और क्या होगा, स्विच ऑन रहेगी, दैट मीन्स उसका इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी होगा, करंट भी फ्लो करेगा और बल्ब भी ग्लो करेगा, दैट मीन्स क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, अब एक फिगर के थ्रू समझते हैं इसको। समझ लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर एक की लगा दी, यहाँ पर एक एम मीटर लगा दिया और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जो करंट होगा वो किधर से जाएगा? करंट होगा वो किधर से जाएगा भाई? करंट किधर से आएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ इधर से करंट जाएगा। तो एक काम करते, सेल को ही चेंज कर देते हैं ना, इधर कर देते हैं बड़ा, इधर कर देते हैं छोटा। ठीक है, तो करंट इधर गया, आई करंट, यहाँ भी आई गया, यहाँ भी आई गया। अच्छा, करंट जा तो रहा है, लेकिन तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक की इसकी ऑन नहीं कर देंगे। तो की इसकी ऑन कर देते हैं, मतलब स्विच को ऑन कर देते हैं, दैट मीन्स ये क्लोज सर्किट हो गया भाई, ये क्लोज सर्किट हो गया। अब ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, और ये करंट आई पूरे में चल जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। क्लियर है? क्लियर है? और सपोज करो मैंने इस की को ऑफ कर दिया, मतलब स्विच को ऑफ कर दिया, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं की को भाई ऑन कर देता हूँ ताकि बल्ब चल जाए और रोशनी हो जाए। ठीक है, हो गया भाई। चलो, इलेक्ट्रिक सर्किट ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे साइन की थोड़ी सी गड़बड़ी हुई भाई। ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि आप इसका ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ सेल से जो पॉजिटिव होगा वहाँ एमीटर का भी वही पॉजिटिव उस साइड होना चाहिए, और वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव वही उसी साइड होना चाहिए। ठीक है, वरना फिर इसमें गड़बड़ी हो जाती है, इसमें फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं अगर आप ऐसा नहीं बनाएंगे तो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए, मुझसे भी गलती होगी तो आपसे भी हो सकती है। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका? ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इसी लॉ पे डिपेंड है। क्लास 10th की जो जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, इसी लॉ पे डिपेंड है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साइमन जॉर्ज ओम सर। ठीक है भाई, थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ेगी यार, सर थे। इनका नाम क्या था?
ये जर्मन फिजिक्स थे, जर्मन PHYSIC, ठीक है, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। इन्होंने ही ओम्स लॉ को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ही गिव्स दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। दैट मीन्स अगर कोई कंडक्टर है उसमें उसकी जो वोल्टेज है, सोच लो 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट उस क्या है उसकी वोल्टेज है, और फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के, तो उस 10 एम्पियर जो होगी वो भी करंट होगी। मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर वोल्टेज को जीरो कर देंगे तो करंट भी जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया था उसको पहले समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, वोल्टेज एंड, वोल्टेज तो नहीं कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, चलो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस एंड current flowing in a circuit, current flowing in the circuit, किसी सर्किट के अंदर करंट की फ्लो हो रही है और वोल्टेज भी साथ साथ चल रहा है, तो वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से होगी आई की। जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट को लगाते हैं, एक किसको लगाते हैं, कांस्टेंट को लगाते हैं, तो वो आर कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है। लेकिन इन्होंने दो कंडीशन भी रखी थी, वो कंडीशन को याद रखिए। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तभी होगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और जो मटेरियल होगा, ठीक है, मटेरियल जो होगा वो मेटेलिक होना चाहिए, ठीक है। अब आप प्लास्टिक या फिर रबर से करंट को आप फ्लो नहीं कर सकते, तो आप जानते ही होंगे। तो जो मेटल होते हैं वहां से करंट को दौड़ाओ और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, तो वो जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस होगा, करंट के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट को लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पर जो आर होता है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये बार बार रेजिस्टेंस नाम आ रहा है, अभी बात करते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, अभी आते हैं इस पे। चलो ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब इसका एक होता है ग्राफ, एक इसका ग्राफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। एक और उससे पहले एक और बात बताते हैं। ओम्स लॉ जो होता है ना, वो दो लॉ पे और काम करता है। मतलब एक होता है ओमिक कंडक्टर और एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या होते हैं ओमिक और नॉन ओमिक? ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, मतलब ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, मतलब ना उनका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ना ही उनकी जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर या फिर रबर रबर टाइप का कुछ होता होगा ना, तो वो ओम नॉन ओमिक होते हैं। और ओमिक कौन होते हैं, जो आपके कंडक्टर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, वो ओमिक कंडक्टर होते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है, दे ओबे ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। और नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। अब आते हैं भैया, इसका ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसका ग्राफ कैसा होता है, लीनियर वीआई ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज होती है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर पोटेंशियल होता है, यहाँ पे करंट होती है। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है,
क्लियर है? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से मुझे इसका स्लोप निकालना होगा। स्लोप, सपोज करो मुझे इसका क्या निकालना है, स्लोप। तो आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक है। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू, काम करते हैं थोड़ी सी बात को इरेज करते हैं, ठीक है, और उसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। चलो साइड में लिख लेते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v इज इक्वल्स टू आई आर, बस इतनी सी बात लिखनी थी, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ पे। तो इसका एक लीनियर ग्राफ होता है जो वी आई ग्राफ होता है, ठीक है। ये v है आपका, दैट मीन्स पोटेंशियल, और ये आपका करंट, दैट मीन्स i। ये लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है। लीनियर ग्राफ उसे कहते हैं जो दो वेरिएबल जब होते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उन्हीं की इक्वेशन से लीनियर ग्राफ आता है। अब मुझे क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप दैट मीन्स tan थीटा। tan थीटा की हेल्प से, सपोज करो ये थीटा है, ठीक है, किसी एक एंगल पे थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, वोल्टेज, दैट मीन्स पोटेंशियल। तो चेंज इन वोल्टेज दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई चेंज इन करंट। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ये लिखा भी हुआ है अभी भी, v इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से ये किस में v बाई आई, तो v बाई आई इक्वल्स टू आर के इक्वल होता है, तो ये भी आर के इक्वल होगा। दैट मीन्स जो स्लोप जो होगा वो आर के इक्वल होगा, ठीक है। अगर स्लोप को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, स्लोप को घटा देंगे रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। चलो रेजिस्टेंस भाई, चलो आ गए आखिरकार इस पे। मैंने इस पे आपको अभी तक दो या तीन बात बताई है। सबसे पहले इस ये ऐसा कुछ होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन एज अ वायर, ठीक है। इसकी कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानो, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जो फ्लो ऑफ करंट को रोके उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब समझो एक वायर है, इसके अंदर करंट आई बह रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर को ऐड कर लेंगे, तो करंट यहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, जब यहाँ तक आएगा तो इसको ये ऊपर नीचे करेगा, तो ये क्या करेगा, रोक देगा। मतलब दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब करंट को रोकने वाला जो है वही है रेजिस्टेंस, बस, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा अपने घर के बाहर जो पोल लगे होते हैं, जिसको खंबे कहते हैं, खंबे, उसमें मोटे मोटे वाले तार लगे हुए होते हैं। पहले तो इसका फॉर्मूला जानते हैं भाई, क्या होता है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इन दो बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। एक मिनट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। और जब इसको आपस में मिला देते हैं तो ये एल बाई ए हो जाता है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एज अ कांस्टेंट कौन लग जाता है, ये रो, ठीक है। ये रो क्या है, अभी बात करते हैं इनके बारे में भी, बारे में बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को याद रखिए बस। तो मैंने तो ये बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। फॉर्मूला बता दिया, इसकी एसआई यूनिट बता देते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है, ओम, ठीक है। वो इसको ऐसे डिनोट करते हैं और लिखते हैं ऐसे, क्लियर है? चाहे आप ये बना लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, क्लियर हो गया, ठीक है।
अब मैं आपको एक बात बता रहा था कि जो पोल वॉल होती है उनमें मोटे मोटे जो तार होते हैं वो क्यों होते हैं? वो इसकी वजह से होता है भाई, मटेरियल अगर आप उसकी थिकनेस को या फिर एरिया को क्या करें, जैसे सपोज ये मार्कर, मैं इसके अंदर से करंट को दौड़ाऊं, ठीक है, करंट को क्या करूं, दौड़ा दूं, तो करंट स्पीड में जाएगा या धीरे धीरे जाएगा? इसकी थिकनेस आप देख रहे हो कितनी है, दिख रही है आप, थिकनेस दिख रही है, तो इससे क्या करंट स्पीड में जाएगा, इसको जो रेजिस्टेंस होगा वो रोक नहीं पाएगा, ठीक है, जिसका एरिया ज़्यादा दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या कम, क्योंकि देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसीलिए जब आप बड़े बड़े टावर देखते होंगे वहां पर मोटे मोटे तार का यूज किया जाता है जिसकी थिकनेस कुछ ज़्यादा ही होती है, इसीलिए यूज किया जाता है, जिसका एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, मतलब उसमें जो बहने वाली करंट है उसको वो रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल दें आपकी, जो जब एक त्यौहार आता है दिवाली ना, उसमें जो लाइट्स का यूज करते हैं, जो झालर वालर लगाते हैं अपने घरों में, कलरफुल लाइट्स, उसके तार जो होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एरिया तो कम होता है, उसका एरिया क्या होता है, कम होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और जो टावर में यूज किए जाते हैं वायर, वो उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, दैट इज रेजिस्टिविटी, इसी को कहते हैं, ये रो को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। ओके भाई, और फिर एक उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन करके भाई इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसको पूछा भी जाता है। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं ऐसे। ये क्या होता है? मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, जो भी कंडक्टर होगा उसका मटेरियल, और वो ऑफर करेगा किसको? रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, ये जो होता है इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया। चलो अब एक, हाँ इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है, ओम मीटर होती है। अब इसके SI यूनिट कभी कभी डेराइव करने को आ जाती है भाई, कभी कभी क्या होती है, डेराइव करने को आ जाती है, तो चलो उसको डेराइव करते हैं, लिखते हैं भाई डेराइव SI यूनिट, इसी फॉर्म में से डेराइव करेंगे। देखो रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? ओम, ओम हो गई, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओम मीटर, क्लियर हो गया। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट में लिख दी ओम, इक्वल्स टू, हमको इसकी चाहिए तो इसको ऐसे लिख लो, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर होती है, तो एक मीटर से ये वाला मीटर तो कैंसिल, अब यहाँ बच रहा है मीटर, ये मीटर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ओम मीटर, दैट मीन्स इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर, वही तो ये लिखा हुआ है, वही वही तो ये लिखा हुआ है, क्लियर है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, रेजिस्टिविटी को पहचानते कैसे हैं? किसी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी लो होगी या फिर रेजिस्टिविटी हाई होगी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। अगर रेजिस्टिविटी लो होती है तो वो गुड कंडक्टर ऐसे ट्रीट किया जाता है, एज अ गुड कंडक्टर, और ये बैड कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है वो बैड कंडक्टर होता है,
जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं क्या, इंसुलेटर। एग्जाम्पल दे दें भाई, चलो एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका सिल्वर, कॉपर, आयरन ले लो भाई, चलो आयरन ले लो, ठीक है। बैड कंडक्टर में जैसे आपका एग्जाम्पल आ गया रबर और वुड, ईटीसी। क्लियर हो गया, यहाँ पर भी ईटीसी कर लो, और भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में, इस बात का भी ध्यान देना, रेजिस्टिविटी अगर लो होती है तो वो गुड कंडक्टर से ट्रीट होते हैं, अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी तो बैड कंडक्टर से ट्रीट होंगे, जिसको हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलें एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और क्लास को एंड, ठीक। चलो, और वो भी लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, फिलहाल पढ़ तो चुके हैं, लेकिन इनडायरेक्टली पढ़ा है, डायरेक्टली पढ़ते हैं। फैक्टर इफेक्टिव नहीं, चलो, फैक्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेंथ पे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है बेटा, डायरेक्टली आपसे ये लाइन लिख के दी जाएगी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किस पर डिपेंड होता है, तो आपको ये 4 बातें बतानी है। पहली चीज लेंथ पर डिपेंड होता है, दूसरा मटेरियल पर, ठीक है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब तो समझ गई होगी, ठीक है। थिकनेस जिसको कहते हैं, थिकनेस, इसको कैसे, जैसे इस मार्कर को देखो तो इसकी थिकनेस इस साइड से ज्यादा है और इस साइड से कम है, इस साइड निप है, ठीक है। चौथी और आखिरी वो क्या होती है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। अगर मैंने इन चारों में किसी भी चीज पे छेड़खानी की तो रेजिस्टेंस पे चेंज आ सकता है। मैंने लेंथ को चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मटेरियल कुछ चेंज हो गया तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका चेंज कर दिया तो भी रेजिस्टेंस पर चेंज आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा। और उसका टेम्परेचर चेंज कर दिए तब तो आ ही जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ ने यही बताया था, एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर ही होना चाहिए तभी ओम्स लॉ ओबे होगा, ठीक, वो एप्लीकेबल होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैंने पढ़ा रखा है ना, ठीक है। तो इन चारों बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहीं से जब इन सबको मिला दोगे तो ये फॉर्मूला आता है। फिर से मैं लिख रहा हूँ ये। अब इस क्वेश्चन पे एक सवाल पूछ लिया जाए और बता दिया जाए, है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक, समझो ये मार्कर है तो इसको एक वायर समझते हैं, ठीक है। एक वायर है, ये L लेंथ है इसकी, L, इसकी ड्रॉ करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ लेते हैं। स्कूल में भी आ चुका है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी तो पूछा ही जाता है। मैंने कहा ये L लेंथ का वायर है, मैं इस L लेंथ के वायर को ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसका ये मार्कर है भाई, चलो ये ऐसा कुछ है, ठीक है। ये L लेंथ का वायर है, क्लियर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टिविटी है, मटेरियल जो है वो रो है, ठीक है, रो है सर। और आगे मैंने कहा इस, अब इसको तो खींच नहीं सकते, लेकिन मैंने क्या, इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। तो जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2L हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। और एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, एरिया कम हो जाएगा, लो आई, एरिया कम हो गया। और रेजिस्टिविटी वही है, मटेरियल तो वही है ना, मटेरियल में कोई थोड़ी ना कोई चेंज आ गया, ठीक है। अगर ये वायर है तो ये भी वायर ही है, समझो एल्युमिनियम का वायर है तो ये भी एल्युमिनियम का ही वायर है, उसी को मैंने स्ट्रेच किया है, क्लियर है। तो क्वेश्चन बन गया कि एक L लेंथ का वायर है जिसका एरिया A है, रेजिस्टिविटी रो है, और उसी वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया तो उसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई,
उसकी रेजिस्टिविटी सेम है और एरिया क्या होगा, आधा हो गया। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें क्या चेंज आएगा, वो यही क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा। तो हमने कहा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा रो एल बाई ए। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई ए। इसका क्या होगा, आर डैश कर देते हैं इसको, आर डैश, आर डैश इज इक्वल टू रो, इसकी लेंथ कितनी है 2l और एरिया कितना है, हाफ है, एरिया कितना है, हाफ है। तो आर डैश इज इक्वल टू, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो रो 4l बाई ए। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस 4 को अलग करिए, आर डैश, इसको ऐसे कुछ लिखिए। अगर मैं उस 4 को ऐसे हटा दूं तो ये कुछ इसके बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ इसके बराबर नहीं, मैं तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, और जो 4 था मैं उसको ऐसे यहाँ लगा दूंगा। तो जो नया वाला जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स होगा पुराने वाले रेजिस्टेंस के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आपकी यहाँ पर क्लास होती है एंड। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। ठीक है।